फ्रेंड्स, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया जॉन मिल्टन, उससे पहले हमने स्पेंसर के बाद की पोइट्री का जिक्र किया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग जॉन मिल्टन एंड इन दैट लेक्चर वी डिस्कस्ड द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन एंड हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम ओविडियन इक्लोग्स, paraphrasing of psalms, Latin elegies, Italian sonnets, and then English sonnets, pamphlets, and then Al Allegro, Pensorso, and Comus, all these works. But still, the masterpiece is still due, that is Paradise Lost. And before Paradise Lost, there are two works which we should mention if we are discussing John Milton, that is History of Britain. One is History of Britain, that is also work written by Milton. Sometime we may find such kind of the work also. And the second one is, it is written in 1670, and second one is the Doctrine of एंड इट पब्लिश्ड इन 1825, मतलब उनकी डेथ के भी काफी टाइम के बाद। ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, ये ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन इस तरीके से आएगा, ये उल्टा लिखा गया, ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन पीछे चला जाएगा। तो इट पब्लिश्ड इन 1825, तो ये वर्क्स भी हमें पता होना चाहिए। अभी हम आ रहे हैं मिल्टन्स मास्टरपीस दैट इज पैराडाइज लॉस्ट। Paradise Lost published in 1667, then 1674। अब देखिए, जो फर्स्ट पब्लिकेशन है 1667, इट कंटेन्स 10 बुक्स, इट कंटेन्स 12 बुक्स, ठीक है। इट्स अ क्रिश्चियन एपिक, theme is fall of man, ठीक है ना। तो but first of all the question is what an epic is। epic ही क्या होता है, सबसे पहले तो इसी चीज का पता होना चाहिए कि epic होता क्या है। epic, तो there are certain features. If the poem is having those features, so this poem is known as epic. The first one is long narrative poem, in heroic style। इसको एपिक को कभी कभी हीरोइक पोएम भी बोल देते हैं। नंबर 1, नंबर 2, हीरोइक प्रोटैगनिस्ट, शैमी और क्वेसी डिवाइन। मतलब एपिक कोई आम इंसान के बारे एपिक नहीं लिखा जाता। और नंबर 4 जो है एलिवेटेड स्टाइल, एलिवेटेड या ग्रैंड स्टाइल, ठीक है। और जो हीरो है इसका फेट जो है अफेक्ट, शुड अफेक्ट द नेशन, ट्राइब, ठीक है ना, रिलीजन, कुछ भी हो सकता है। अब हल ठीक सिंप्लीफाई करके एक ऐसा पोएम, नंबर 1 तो लॉन्ग नरेटिव पोएम होना चाहिए, थीम हीरोइक होना चाहिए, स्टाइल एलिवेटेड ग्रैंड होना चाहिए। जिस इंसान के ऊपर एपिक है, मतलब हीरो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एपिक, वो कैसा होना चाहिए, शुड बी अ क्वासी डिवाइन फिगर, यानी कि एक आम इंसान का एपिक नहीं है। यदि वो जो हीरो है उसका इफेक्ट
वो पूरे नेशन के ऊपर, ट्राइब के ऊपर, उसकी जो है रिलीजन के ऊपर, यानी कि उसको कुछ होने से एक काफी बड़ा पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है। दिस इज नोन एज एपिक। ये सारा क्वालिटी एक एपिक में होना चाहिए। नंबर 1, वी मस्ट नो व्हाट एन एपिक इज, एंड आफ्टर दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिक। फोक एपिक्स एंड सेकेंड वन इज लिटरेरी एपिक्स। जो फोक एपिक्स है इसमें होमर का रहता है इलियड, ओडिसी, ठीक है। और जो लिटरेरी एपिक है जिसमें पैराडाइज लोस्ट, एनेइड है जो वर्जिल का। इसमें क्या है, जो फोक एपिक है इट यू कैन से फॉलोज द ट्रेडिशनल वे, और यहां का जो एक एलिवेटेड ग्रैंड स्टाइल रहता है। तो वी मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स बिफोर डिस्कसिंग एन एपिक। इसके बाद स्टाइल की बात करें, मिल्टन का जो है ग्रैंड स्टाइल। दूसरा इसमें एपिक सिमलेज। अब देखिए यहां पर मिल्टन जब है जो फॉलन एंजल्स हैं, in hell, when he describes, when he presents the imagery of fallen angels in hell, तो वो कंपैरिजन उनका किस तरीके से रहता है, स्वैम्पिंग बीज, फॉलन लीव्स, इस तरीके से रहता है। तो दीज आर नोन एपिक सिमलेज। तो काफी सारी ये चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, और डिटेल के लिए आप एमएच अब्राहम भी कंसल्ट कर सकते हो। तो वापस पैराडाइज लोस्ट के ऊपर, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667, और वहां पर जो है हमारा 10 बुक्स के साथ, देन 1674 12 बुक्स के साथ, जो 4 और जो है 10 नंबर की बुक थी उनको 2-2 में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब देखिए जो पैराडाइज लोस्ट है, बिब्लिकल थीम है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। There are total 12 books now. जो एक्शन है, एक्शन टेक्स प्लेस वो किन ग्राउंड के ऊपर एक्शन प्लेस करता है। नंबर 1, द वेरी फर्स्ट सीन जो है वो वहां पर हेवन का है, उसके बाद शिफ्ट होता है ईडन गार्डन, उसके बाद शिफ्ट होता है हेल, और उसके बाद शिफ्ट होता है हमारा कॉमन वर्ल्ड। यही तो है। अब हेवन की बात हो रही है, यहां पर क्या होता है कि गॉड इज देयर एंड ही यू कैन से मेक्स फर्स्ट ह्यूमन बीइंग। वो कौन है? दैट इज एडम। उनको रहने के लिए जो क्वार्टर मिला है दैट इज ईडन गार्डन, and this garden is having all the luxuries, very beautiful, divine you can say facilities are there। और इसी आपने देखा होगा जो कोलकाता में क्रिकेट का ग्राउंड है दैट इज ऑल्सो नोन एज ईडन गार्डन, क्योंकि वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, उसको ईडन गार्डन बोलते हैं। अब देखिए जो एडम है, अब लग रहा कि एडम ना परेशान है, अकेला है बेचारा, उसको एक मेट के, एक साथी की जरूरत है। तब गॉड क्या करते हैं, एक सेकंड ह्यूमन बीइंग, सेकंड ह्यूमन क्रीचर बनाते हैं, दैट इज नोन एज ईव। ये कौन है? ईव। एडम इज अ मेल, ईव इज अ फीमेल। लेकिन अभी तक दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग सेक्स, लस्ट, वो चीजें नहीं है अभी तक। दे आर प्योर एंजल्स। अभी फॉलन जो है एंजल नहीं है, दे आर प्योर एंजल्स। अब ये भी क्वेश्चन कई बार आता, जो ईव है वो एडम के रिब से बनाई, एडम्स रिब्स, एडम की रिब से ईव को बनाते हैं गॉड। और अब दे आर टू इन द ईडन गार्डन
दे आर बेस्टोड विद ऑल द फैसिलिटीज एक्सेप्ट वन, ओनली एक ही बात का उनको ध्यान रखना था, यू आर नॉट टू ईट द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री एंड द ट्री इज ऑफ नॉलेज। वहां पर एक एप्पल का ट्री है, ये बोला कि बस इसका फ्रूट नहीं खाना है, बाकी आप ऐश करो। और वो जो पेड़ है वो किस चीज का है, वो है आपका क्या बोलते हैं उसको, एप्पल का। और यहां से हमारा एक बैकग्राउंड बनता है पोएम का। जो पोएम स्टार्ट होता है, एपिक जो स्टार्ट होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मिडल, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, लैटिन में एक टर्म है मीडिया रेसा, मिडल बीच में से शुरू होता है। और जो हमारा पहला लाइन है वो क्या है, मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस दैट ब्रिंग्स द डेथ इनटू दिस वर्ल्ड, इस तरीके से है। एग्जैक्ट नहीं हो सकते वर्ड्स, लेकिन है यही। इसका मतलब है शुरुआत तो एपिक का कहां से हो रहा है, फॉल ऑफ एडम एंड ईव। ईव स्पेशली बोलेंगे आप क्योंकि शुरुआत ईव से होती है, लेकिन उससे पहले वो हेवन वाला सीन होता है। तो इसका मतलब वो कहां से शुरू हो रहा है, मिडल से शुरू हो रहा है। और उसके बाद जो है प्रोवोकेशन रहता है गॉडेस का, और वो भी मिल्टन की एपिक में मिलता है, ठीक है ना। गॉड को प्रोवोकेशन रहता है, वो भी वाला गॉडेस का वो भी रहता है। तो इसका मतलब Paradise Lost is having almost all the major features and qualities of an epic, that's why it is known as epic। पूरा उसके टेस्ट के ऊपर ये खरी उतरती है। अभी देखिए जो Paradise Lost का बुक 1 है, इसमें क्या है, हेवन का सीन है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है हमारा कहां पर शिफ्ट करता है, सॉरी इसमें फॉलन एंजल्स हैं, वो कहां पर है, हेल में। ये वाला सीन जो है वो बुक फर्स्ट का है। देखिए होता क्या है, वाई दे आर नोन एज फॉलन एंजल्स, देयर इज अ कैरेक्टर लूसीफर, ठीक है, एंड वन इज गॉड। अब दोनों के बीच अनबन है, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन गॉड एंड लूसीफर। अब गॉड की तरफ से जो है वो कैरेक्टर जो अपीयर होता है, जो लड़ता है, वो कौन लड़ता है, जो है कैरेक्टर उसकी तरफ से जो लड़ता है वो लड़ता है आपका जो है राफेल। अब देखिए उसके बाद क्या है, राफेल का इसके साथ लूसीफर और राफेल के बीच वॉर होता है, और ये तो सबको ही पता है। तो लूसीफर डिफीटेड, यहीं से क्वेश्चन मार्क लगता है एपिक के ऊपर, भाई गॉड इज ऑल इन ऑल, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। फॉलन एंजल का भी पता है, ईव का जो है फ्रूट खाना उसका भी पता, ऑलरेडी ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद भी जो है प्रोटेक्शन लगाई जाती है, ईडन गार्डन में भी प्रोटेक्शन लगाई जाती है, हेवन में भी प्रोटेक्शन लगाई जाती है, वॉर होता है, समझ नहीं आता। अब लूसीफर जो है, नाउ ही इज अ फॉलन एंजल, अब इसका टिकट हेवन से कट जाता है, और लेटर उसका जो हम पूरी एपिक में पढ़ेंगे उसको किस नाम से पढ़ेंगे, दैट इज सैटर्न। सैटर्न की बात करेंगे तो उसके साथ हम सैटर्न के साथ बीएल्ज़ेबुब जो है उसके बाकी के जो साथी हैं वो सारे के सारे अभी नाउ दे आर इन हेल, फॉलन एंजल दे आर। पूरा जब एपिक पढ़ते हैं ये अभी तक भी डिबेट है कि भाई हु इज द हीरो ऑफ फॉलन, क्या बोलते हैं, पैराडाइज लॉस्ट। एक तरफ से तो गॉड तो ऑल इन, जिस तरीके से महाभारत के हम बात करें तो यही नहीं पता चलता कि हु इज द हीरो, भाई कृष्ण को माने, अर्जुन को माने, द्रोण को माने, भीष्म को माने, दुर्योधन को माने, अपने आप में एक डाउट है यहां पर भी। अब देखिए गॉड ऑल इन ऑल है, पूरा सब कुछ जानता है जैसे महाभारत में कृष्ण, लेकिन जो एक हीरोइक क्वालिटी है, जो एक लीडर की क्वालिटी है, वो सारी की सारी क्वालिटी हमें कहां मिलती है, वो सैटर्न में मिलती है। When Saturn delivers a speech to his friends, to his fallen angels, it seems that yes, he is a true hero। और वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको मोटिवेट करता है, ठीक है ना। वो सारा का सारा जो है फॉलन एंजल्स को मोटिवेट किस तरीके से करता है, इनका जो स्पीच है पूरी पोएम में वो लाजवाब है, सैटर्न की जो स्पीचेज है। तो इसके जो फ्रेंड है उनमें जो पहला नाम है वो है बीएल्ज़ेबुब। सेनापति मान लीजिए इसको, इसका ये जो है कैरेक्टर है जो सैटर्न के साथ रहता है।
और डेथ वो जो है बेटी है इसकी, सैटर्न की, ये तो आपको पता ही है। अब इसके बाद जो है यहां से एक चीज और हमें देखना चाहिए, आर्नोल्ड ने जो है टर्म दी दैट इज टचस्टन। टचस्टन का मतलब है कि इफ यू वांट टू जज द पोइट्री ऑफ एनी पोइट यू शुड ट्राई द बेस्ट वंस लाइन्स ओवर देयर। जो हमारे बड़े पोइट हैं उनकी लाइन्स ट्राई कर लीजिए, उस मेथड को टचस्टोन बोला। और मिल्टन को उस कैटेगरी में डालते हैं, चौसर को नहीं डालते, मिल्टन को उस कैटेगरी में डालते हैं। और यहां से जो लाइन वो कोट करते हैं जिसके जरिए पोइट्री को टेस्ट किया जा सकता है, वो लाइन है अबाउट फ्रोस्पिन एंड क्रीज। इन दो के बारे जहां मेंशन है एपिक में, इस लाइन को जो है, इनके बारे जो लाइंस हैं वो किसका पर्पज सर्व करते हैं? टचस्टन का। ऐसा कौन बोलते हैं? मैथ्यू आर्नल्ड बोलते हैं। जो टचस्टन थियोरी है, ये क्वेश्चन भी कई बार नेट में आया है। हु प्रोपाउंडेड दिस थियोरी? दिस टर्म प्रोपाउंडेड बाय मैथ्यू आर्नल्ड, अ ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज। क्लियर है जी। अब हमने बुक 1 में फॉलन एंजल की बात की, तो उसके बाद यदि हम बात करें तो डायरेक्टली हम जो है बुक 4 के ऊपर जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट 1 की ही बात करेंगे। और बुक 4 में क्या है? दिस इज बुक 4। इट इज अबाउट सैटर्न्स अराइवल इन ईडन, ईडन गार्डन। मतलब यहां पर जब मैंने अभी बात की थी, ईडन गार्डन की प्रोटेक्शन की जाती है, स्पेशल गार्ड्स लगाए जा रहे हैं। और जबकि गॉड पहले ही बता देता है, क्योंकि उसको तो पता है कि भाई सैटर्न डेफिनेटली विल एंटर ईडन गार्डन एंड ही विल कन्विंस और स्पॉइल ईव। उसके बावजूद भी वहां पर प्रोटेक्शन वगैरह लगाई जाती है। अब यहां पर जो सैटर्न का है अराइवल है, उसके बाद वहां पर वो क्या करते हैं, कैसे होता, वो सारा इसके अंदर है। एंड बुक नंबर 5 इज, आफ्टर दैट बुक 5 इज हियर एडम रिसीव्स राफेल, एंजल है राफेल, एक राफेल हो गए, माइकल हो गए, ये सारे के सारे एंजल हैं। राफेल इन ईडन। बुक नंबर 5 एडम रिसीव्स राफेल इन ईडन गार्डन। और उसके बाद जो बुक नंबर 5 एंड 6 हैं, ये जो बुक हैं, दोनों ही बुक्स में हमें मिलता है कि किस तरीके से जो राफेल हैं वॉर एक्सपीरियंस। अब इनका जो वॉर रहता है सैटर्न के साथ, हाउ ही डिफीटेड लूसीफर, इट इज डिस्क्राइब्ड इन बुक 5th एंड 6th इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। तो बुक 5th एंड 6th बेसिकली पोर्ट्रेज द वॉर एनकाउंटर बिटवीन राफेल एंड लूसीफर। गॉड की तरफ से गॉड किसको भेजता है? राफेल को, विद अ स्पेशल स्वॉर्ड। और वो जो है किसको हरा देते हैं? सिंगल हैंडेडली ही डिफीटेड सैटर्न और लूसीफर, बहुत आसानी से उनको डिफीट कर देते हैं। अब इसके बाद हम जो है बुक नंबर 8 जो हमारा है, इसमें राफेल शेयर्स his experiences of heaven with एडम। एडम के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है यहां पर आके, ठीक है ना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इसके बाद वाली जो बुक है दैट इज बुक नंबर 9, दैट इज यू कैन कॉल इट द मोस्ट ब्यूटीफुल। और वो क्या कवर करती है? अब जो सैटर्न है वो रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। अब वो क्या करता है? अब ये एडम ईव है,
ठीक है ना। ईव एडम को बोलती है कि आई वॉन्ट टू टेक अ राउंड ऑफ ईडन गार्डन, शी इज नॉट फीलिंग बेटर ओवर देयर एंड शी प्रोमिसेज हिम कि आई विल रिटर्न टिल नोन और टिल इवनिंग तक उसको बोल के जाती कि मैं शाम तक आ जाऊंगी। और जो वो सीन है व्हेन दे डिपार्ट, हाथों में हाथ डाले हुए चले हुए हैं, जब वो डिपार्ट करते हैं तो वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसका बड़े अच्छे तरीके से जो है जिक्र वहां पर किया। और इसमें जो है क्या बोलते हैं, जो आपका पैराडाइज लोस्ट है, इसमें जो ईव का जो नेक्डनेस है उसको टाइम एंड अगेन मिल्टन डिस्क्राइब करते हैं। जो ईव का नेकनेस है उसको टाइम एंड अगेन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। कौन डिस्क्राइब करते हैं? वो हमारे जॉन मिल्टन जो है बड़े पोइट, वो डिस्क्राइब करते हैं। अब ये जो है डिपार्ट इनका होता है, ये चली जाती है। शुरू में जो ईव है उनके साइड बाय साइड जो सैटर्न है इन द फॉर्म ऑफ टोड ही लेज, ठीक है, शुरू में टोड बनके, उसके बाद सरपेंट, अ कनिंग सरपेंट इट इज मेंशन्ड बाय मिल्टन, क्योंकि इसमें कन्विंसिंग पावर बहुत है भाई, इसीलिए मैंने बोला था कि हीरोइक क्वालिटी सैटर्न में है। जब वो फॉलन एंजल्स को मोटिवेट करते हैं तो उतने ही ताकत के साथ करते हैं। अभी जो है फिर सरपेंट बनकर एट लीस्ट बाय हुक और क्रूक वो जो है ईव को कन्विंस कर लेते हैं। ईव को कन्विंस करते हैं किस काम के लिए? एप्पल खाने के लिए। एंड देन द फर्स्ट सिन कमिटेड बाय ह्यूमन बीइंग कि ईव plucked the fruit and ate it. Now she returned to Adam, having a twist of the branch in her hand, और वहां पर आती है and then she shared her experience with Adam। अब यहां से एक बहुत अच्छा निकल के आता है। अब एडम की ड्यूटी क्या थी? अब एडम उस टाइम तक फॉलन नहीं है, he was a pure angel, Eve has fallen, ईव तो फॉल हो चुकी है, वो करप्ट हो चुकी है, लेकिन एडम तो अभी बचा था। एडम ने उसको जो है दोबारा से रिडेम्पशन वगैरह के लिए कुछ नहीं किया, रादर उसके साथ मिलकर वो भी उस फ्रूट को खा लेता है, ठीक है ना। अब ये वो था द कोज दैट ब्रिंग्स द इमोर्टल डेथ इन द वर्ल्ड, यही वो सिन था जो ये लोग कमिट करते हैं और क्या बोलते हैं उसके बाद से पूरा दुनिया आपको पता चलता है। और अब इनको नाउ दे आर फॉलन एंजल्स, तो दे हैड टू लीव ईडन, उनको ईडन गार्डन छोड़ना पड़ता है और वो कहां पर आते हैं? अब लास्ट में जो सीन हमारा बचता है दैट वाज वर्ल्ड, वो दुनिया में आते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड द फर्स्ट पेरेंट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड एज पर क्रिश्चियन मिथोलॉजी। क्रिश्चियन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सभी लोगों की मदर है और ये सभी लोगों के जो एडम है वो फादर है। तो ये जो है कहानी रहता है, इसको यहाँ तो 10-15 मिनट में बता दिया। इट्स एन इंटरेस्टिंग एपिक, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाए। ये था आपका पैराडाइज लोस्ट। अब पैराडाइज लोस्ट के बाद बुक आता है, सीक्वल भी इसको बोल सकते हो, पैराडाइज रीगेट। इससे पहले एक पॉइंट मैं बता देता हूं, जो सैटर्न का कैरेक्टर जिसमें हीरोइक क्वालिटी है, सब कुछ है, उसी के चलते विलियम ब्लेक बोलते हैं कि जॉन मिल्टन वॉज इन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको आप नोट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। विलियम ब्लेक बोलते हैं मिल्टन वॉज इन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। किसके बारे बोला गया? मिल्टन के पैराडाइज लोस्ट के बारे। किसने बोला? विलियम ब्लेक ने बोला। ये चीज आप अच्छे से नोट करोगे। और लास्ट में जो माइकल हैं, राफेल तो वो थे जिनके साथ वॉर होता, और माइकल जो है जब वो लोग जा रहे होते हैं ईडन से, ईडन गार्डन छोड़कर हमारे ईव और एडम, तो माइकल उनको बताता है, एडम को आगे के बारे बताता है, व्हाट विल बी द सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड।
एडवांस फ्यूचर बताता है। एंड ही ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट द फ्लड, क्योंकि आप यदि बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में क्या देखेंगे कि दुनिया में फ्लड आता है एक, और उस फ्लड में गॉड तब तक बारिश करवाता है जब तक जो है सबसे ऊंचे जो माउंटेन है उसकी चोटी ना डूब जाए, और एक गुड और एक बैड जो है एलिमेंट लेके हर जो है स्पीसीज से उनको एक आर्क में सेव कर दिया जाता है। तो ये तो कहानी बाइबल की है, आपको पता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है एक तो वो फ्लड वाला सीन माइकल बताता है, आगे का वर्ल्ड माइकल बताता है, और माइकल जो है एक एंजल है, ये चीजें आपको पता। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैराडाइज रीगेन्ड, पब्लिश्ड इन 1671। और एक उम्मीद थी खुद मिल्टन को भी बाकी लोगों को भी कि जो पैराडाइज रीगेन्ड होगा दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, मोर पॉपुलर, बट नो, ऐसा हुआ नहीं। दिस बुक इन 4 वॉल्यूम, पैराडाइज रीगेन्ड। अब इसमें क्या होता है जब हम पैराडाइज रीगेन्ड पढ़ते हैं, तो अभी एडम जो है इज वॉन्डरिंग, क्योंकि ईडन तो छूट गया है, वॉन्डरिंग इन द वर्ल्ड, एंड फॉर लास्ट 40 days he had nothing to eat and drink। पिछले 40 दिनों से ऐसे ही घूम रहा है। अब सैटर्न का तो काम क्या है, विलेन है वो तो। देन सैटर्न अपीयर्स एज एन ओल्ड मैन। वो क्या करता है, ही टर्न द स्टोन इंटू ब्रेड, स्टोन इंटू ब्रेड, एंड ऑफर दैट ब्रेड टू एडम। अब यहां से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि जब सैटर्न ने ईव को कन्विंस किया तो बड़ी आसानी से कन्विंस कर लिया, ईव मान गई, लेकिन एडम नहीं मान रहा। यहां से फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखा जा सकता है। पहला सीन वो एक फीमेल से होता है, उसके बाद वो एडम को भी करप्ट करने की कोशिश करता है, एडम नहीं होता है। तो यहां से भी कुछ चीजें, काफी सारी चीजें क्लियर होती हैं, और जैसे कोई भी एपिक हो उसको फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा सकता है। वॉट एवर द एपिक इज, वेदर इट इज रामायण, महाभारत, एनीड, ओडिसी, इलियड, पैराडाइज लोस्ट, वॉट एवर इट इज, वी कैन स्टडी फ्रॉम फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए ये स्टोन को ब्रेड में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये कहता है कि नो 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 नो, I have full faith in God and definitely if he has sent me here, he will arrange something for me. So he did not accept the offer of Satan. He tried each and every way, but Adam was not moved by Satan. वो नहीं मानता है और आखिरकार जो है वो उसको जाना पड़ता है। तो और इसमें जो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट दिखाया गया है, दैट इज द रियल फॉल, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड। और उसके बाद ये वाला सीन है। तो ये सारी पूरी जो कहानी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड। क्वेश्चन ज़्यादातर पैराडाइज लोस्ट से आता है, पैराडाइज रीगेन्ड से बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। नाउ द लास्ट वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, दैट इज सैमसन एग्नस्टीज। सैमसन जो एग्नस्टीज है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड इट्स अ ट्रेजेडी। यहां पर सोफोक्लीज का इन्फ्लुएंस दिखता है, एंड हियर ही एक्सप्लॉइट्स द सैमसन अ ब्लाइंड। सैमसन क्या है, एक ब्लाइंड है, और इसको इस तरीके से भी जोड़कर देखते हैं कि भाई मिल्टन भी ब्लाइंड थे वगैरह वगैरह, इस तरीके से रहता है। अब इसमें क्या है अबाउट दिस ट्रेजेडी कि देयर आर डायलॉग्स। वो डायलॉग क्या है, सैमसन है एक तो, और उसको विजिट करने लोग आते हैं। दे आर ट्राइंग टू कंसोल सैमसन अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। वो कंसोलेशन का पार्ट उसमें रहता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जिसमें आपका एक तो मनोना है। ये मनोना कौन है, ये जो हमारे सैमसन हैं इनके फादर हैं।
और जो मनोना है, ही इज हैविंग फेथ इन गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स एंड ही ट्राई टू कन्विंस सैमसन कि एवरीथिंग विल बी ओके। बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर। और उसके बाद एक और जो हमारे कैरेक्टर हैं, दैट इज डेलीला। डेलीला कौन है? डेलीला इज सैमसन्स वाइफ। ये कौन है? ये सैमसन की वाइफ है। तो बेसिकली ये ट्रेजेडी है, लास्ट वॉक है और ब्लाइंड है सैमसन। दो कैरेक्टर ये हैं, डायलॉग फॉर्म है, तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान रखनी हैं। तो ये लास्ट वॉक था मिल्टन का। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई मिल्टन का 3 वॉक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड प्लस सैमसन एग्नेस्टीज था। इसके बाद एक जो ट्रेंड रहता था वो अभी हमने कवर करना। वो ट्रेंड क्या था? दैट वाज कैवेलियर पोइट्री। वहां पर एट दैट टाइम 2 schools ऑफ पोइट्री वर देयर। वन वाज मेटाफिजिकल लेड बाय जॉन डन एंड सेकंड वन वाज कैवेलियर पोइट्री। और मिल्टन जो है टोटली अलूफमेंट, टोटली यू कैन से डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ग्रुप्स। तो हम मेटाफिजिकल भी पढ़ चुके हैं और हमारे मिल्टन को भी स्टडी किया है। तो नाउ इट्स टर्न ऑफ कैवेलियर पोइट्री। अब कैवेलियर पोइट्री और सेक्युलर जो है आप इसको बोल सकते हैं, सेक्युलर पोइट्स भी उनको बोला गया है। अब देखिए, एज आई टोल्ड यू व्हेन वी डिस्कस्ड जॉन मिल्टन कि दिस टाइम वाज ऑफ सिविल वॉर एंड देन चार्ल्स वंस ट्रायल, देन चार्ल्स वंस एग्जीक्यूशन, चार्ल्स सेकंड्स एग्जाइल इन फ्रांस एंड रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकंड इन 1660 आफ्टर द डेथ ऑफ क्रोमवेल। जो क्रोमवेल का डेथ होता है 1660 में, जो चार्ल्स सेकंड आते हैं और मोनार्की रिस्टोर होती है। एवरीबडी नोज अबाउट दैट, मोनार्की रिस्टोर्ड। जो प्यूरिटन एक्सपेरिमेंट था गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, दैट हैज एंडेड नाउ। अब इस टाइम पे कुछ लोग तो पार्लियामेंट की साइड थे, जो मिल्टन उनमें से एक था। कुछ लोग थे, चाहे वो टाइम अच्छा रहा या बुरा रहा, वो जो है साइड में खड़े रहे किंग के। वो लोग किंग के साइड में खड़े रहे, टाइम कैसा भी क्यों ना रहा हो। और वो लोग जाने गए कैवेलियर। दे वर नोन एज कैवेलियर। दे इवन स्पेंट अ टाइम विद चार्ल्स सेकंड इन फ्रांस ऑल्सो, इन एग्जाइल ऑल्सो। और देखिए इनको क्या बोला गया फिर? कैवेलियर पोएट बोला गया इनको। ये लोग बिल्कुल साइड बाय साइड खड़े रहे किंग के। अब इनकी जो पोइट्री है, अब ध्यान से देखिए, मेटाफिजिकल जो पोइट्री दैट वाज रिलीजियस पोइट्री, और जो कैवेलियर पोइट्री दैट इज सेक्युलर पोइट्री। जो रिलीजियस पोइट्री एंड मेटाफिजिकल का तो उसमें लव एंड रिलीजन थीम थे। यहां पर सेक्युलर पोइट्री जो है इसमें क्या है आपका, इसमें लव, हीरोइक, एडवेंचर, ये सारे थीम रहते हैं। और खासकर लिरिक्स काफी लिखे गए इस टाइम पे। तो ये इनमें जो है डिफरेंस है। अभी देखना कि ये कैवेलियर पोएट्स कौन थे, क्या रहा, कैसे रहा। और इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे ड्रामा का, जिसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स रहेगा। वो भी चार्ल्स सेकंड के साथ फ्रांस से ही आया था। अब देखिए, कैवेलियर जो पोएट्स हैं, इनको सन ऑफ बेन, दे कॉल्ड देमसेल्व्स एज सन ऑफ बेन। इसका मतलब दे वर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन। हालांकि बेन जॉनसन वाली क्वालिटीज इनके लिटरेचर में मिलती नहीं है, बट स्टिल दे आर नोन एज सन्स ऑफ बेन। अब ये सन्स ऑफ बेन थे कौन कौन? कैवेलियर पोइट्स थे कौन कौन? जिसमें रॉबर्ट हैरिक का नाम लिया जा सकता है, टॉमस करू है, सर जॉन सकलिंग है, भाई उसके बाद रिचर्ड लवलेस है, रॉबर्ट कोबेट है, डेवनेंट है, अब्राहम कोली है। ये सारे के सारे लोग जो है ये सन ऑफ बेन्स, या आप इनको मान के चलें, या कैवेलियर पोएट्स आप मान के चलें। तो द वेरी फर्स्ट नेम इस सीरीज में दैट इज रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक को देखना है पहले। जो कैवेलियर पोइट्री है उसमें रॉबर्ट हैरिक को हम सबसे पहले लिख रहे हैं। अब देखिए, रॉबर्ट हैरिक वो जो कंट्री पार्सन, क्या थे? ये एक कंट्री पार्सन थे। पार्सन समझते हो? पृष्ठ आप मान लीजिए रफली। तो कंट्री पार्सन ये थे।
अब इनका जो लाइफ स्पैन है वो रहा हैरिक का 1591 to 1674। अब रॉबर्ट हैरिक हु इज अ कंट्री पर्सन, अ कैवेलियर पोएट, एंड ही अडोप्टेड द क्लासिकल लिरिकल स्टाइल। जो क्लासिकल जो स्टाइल है लिरिक्स का, उसको ये फॉलो करते हैं। और इनका जो थीम रहता है वो रहता है एक तो पैगनिज्म, सेकेंड वन इज फोकलोर। पैगनिज्म प्लस फोकलोर लिरिक्स लिखते हैं, क्लासिकल स्टाइल में लिखते हैं, और एक कंट्री पर्सन थे। तो ये सारी चीजें। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रिएशंस हैं वो देख लेते हैं। वेरी फेमस जो पेपर में पूछा जाता है दैट इज हेस्पर्डिज। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज हेस्पर्डिज, पब्लिश्ड इन 1648। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो वी मस्ट नो हुज वर्क हेस्पर्डिज इज, दैट इज रॉबर्ट हैरिक। नोबल नंबर्स। नोबल नंबर्स क्या है? रिलीजियस पोएम्स हैं। नोबल नंबर क्या है? ये रिलीजियस पोएम्स हैं। और इनके जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स की बात करें उसमें एक टर्म है कार्पे डाइम। तो ये लैटिन टर्म है, टेकन फ्रॉम वन ऑफ होरेस ओड। होरेस उनकी ओड से ली गई है। अब कार्पे डाइम का मतलब है इसका जो आप बोलो तो सीज ऑफ द डे। सीज ऑफ द डे का मतलब है, कार्पे डाइम का मतलब है व्हेन द लवर ट्राइज हिज लेवल बेस्ट जस्ट टू कन्विंस हिज बिलवेड बाय सेइंग दैट कि आवर लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड टाइम इज रनिंग फास्ट। और इस एजिटेशन में टाइम निकल जाएगा, वो कन्विंस करता उसको। और इसका जो प्राइम एग्जाम्पल है दैट इज टू हिज कोई मिस्ट्रेस बाई एंड्रयू मार्वल। एंड्रयू मार्वल का जो पोएम है टू हिज कोई मिस्ट्रेस, वो शायद सबसे शानदार एग्जाम्पल रहेगा। हालांकि उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट है फ्ली में, डन का जो है, लेकिन वहां पर भी काम तो यही है कि जो लवर है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने बिलोविड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई एजिटेशन में टाइम न गंवाएं, यू शुड नॉट हैव एनी एजिटेशन, दिस फ्ली इज अवर मैरिज बेड, ऑलरेडी मैरिज हैज टेकन प्लेस, फर्स्ट इट सक्स योर ब्लड देन माइन, तो इट मीन्स आवर ब्लड हैज मिंगल्ड, तो शादी हो गई है। इन दिस वे इसको बोलते हैं कार्पे डाइम, सीज ऑफ द डे, जहां पर ये बताने की कोशिश की जाए भाई जिंदगी बहुत छोटी है, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। तो ये वाला एलिमेंट जो है वो रॉबर्ट हैरिक की पोइट्री में रहता है। और ये एक लैटिन टर्म है, होरेस की ओड से ली गई थी। और इसका प्राइम एग्जाम्पल एंड्रयू मार्वल की टू हिज कोई मिस्ट्रेस है। तो आई थिंक अभी आप याद रखोगे इस चीज को, भूलोगे नहीं। अब इसके बाद कुछ और इनके वर्क्स हैं रॉबर्ट हैरिक के जिनको देख लेना चाहिए। वो एक तो आपका रहेगा इसमें लिरिक्स टू जूलिया है, टू वर्जिन्स है, टू वर्जिन्स है, ये भी इनके वाक हैं, लिरिक्स हैं सारे के सारे। एक बहुत अच्छा वाक जो कई बार पेपर में आता है होकार्ट, और इसका जो सब टाइटल है हार्वेस्टिंग होम। एक हार्वेस्टिंग होम, होकार्ट और हार्वेस्टिंग होम, इट इज ऑल्सो अ वर्क रिटन बाय रॉबर्ट हैरिक। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद ओबरॉन्स फिस्ट है, ये इंग्लिश फोकलोर जो है उसके ऊपर बेस करता है। तो ये सारे के सारे वर्क्स जो हैं ये रॉबर्ट हैरिक के हैं, इंपॉर्टेंट वर्क हैं, हमें पता होना चाहिए। एक वर्क जो थोड़ा सा डिसीविंग है और एक बार एग्जाम में आया भी था, वो है टू डैफोडिल्स।
2 डैफोडिल्स। तो ये जो वाक है इट इज रिटन बाय रॉबर्ट हैरिक। ये डिसीविंग क्यों है? देयर इज अ सोनेट डैफोडिल्स, इट इज बाय वर्ड्सवर्थ। और जैसे ही डैफोडिल्स दिखता है तो ये कहते हैं कि भाई सभी को पता है इट्स अ सोनेट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जहां पर वो कहते हैं माई हार्ट लीप्स विद बाउंड एंड आई स्टार्ट डांसिंग विद डैफोडिल्स वगैरह वगैरह, व्हेन आई लाई इन माई काउच वगैरह, वो जो लाइन्स आती हैं, माई हार्ट फील्स एंड स्टार्ट डांसिंग विद डैफोडिल्स। तो हमें लगता है कि भाई जो है ये तो वर्ड्सवर्थ का वाक है, उनका एक सोनेट है, और हम टिक करते हैं वर्ड्सवर्थ के ऊपर। जब ये क्वेश्चन आया था उसके एक ऑप्शन में विलियम वर्ड्सवर्थ भी था। 99% बच्चे विलियम वर्ड्सवर्थ को टिक करके आए थे। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो डैफोडिल्स, जो वर्ड्सवर्थ का टाइटल है, दैट इज मियरली डैफोडिल्स एंड द टाइटल ऑफ रॉबर्ट हैरिक इज 2 डैफोडिल्स। तो वी आर टू डिफरेंशिएट बिटवीन डैफोडिल्स एंड 2 डैफोडिल्स। ये डिफरेंशिएट जरूर करना है, तो इसीलिए इसको मैंने लास्ट में रखा, और ये कंफ्यूजन ना रहे, हो सकता दोबारा कभी एग्जाम में आ जाए। तो वी आर नॉट गोइंग टू lose our mark over there. We are to tick the right answer. If 2 daffodil is there, answer should be Robert Herrick. If daffodils is there, answer is William Wordsworth. तो हम उस तरीके से काम करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सीरीज में है वो है थॉमस करी। द नेक्स्ट पोएट, कैवेलियर पोएट इज थॉमस करी, और इनका कोई ज़्यादा सा कंट्रीब्यूशन है नहीं, बहुत बड़े पोएट ये है नहीं है। इनका लाइफ स्पैन भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, दैट इज 1594 to 1640, और इनका 1-2 लिरिक है जो आप नोट कर सकते हो, दैट इज आस्क मी नो मोर, वेयर जो बेस्टोल्स। इट्स अ वर्क रिटन बाय थॉमस करू, ये आप नोट कर सकते हो। इट्स अ लिरिक, ये जरूर याद रखना, कई बार यही आ जाए क्या पता कि भाई ये क्या है, सोनेट है, एपिक है, ट्रेजेडी है, लिरिक है, व्हाट इट इज, जॉनरा कौन सा है, तो जॉनरा इज लिरिक। और एक इनका है द रैप्चर। दिस वर्क इज ऑल्सो रिटन बाय थॉमस करू, कैवेलियर पोएट ही इज। तो वी आर टू कीप इन व्यू अबाउट दीज वर्क्स। तो पहला हमारा रॉबर्ट हैरिक था, सेकेंड वन इज थॉमस करू, और देयर इज नो मोर वेयर जो बेस्टोज, एंड सेकेंड वन इज अ रप्चर। तो वी मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स, दैट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम थॉमस करू। और अब हम जो हमारा नेक्स्ट जो पोएट है दैट इज सर जॉन सकलिंग। सर जॉन सकलिंग इज ए ट्रू कैवेलियर पोएट, सर जॉन सकलिंग, और इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा रहा। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है। जस्ट आप मान लीजिए 42, तो करीबन 38-39 साल के ये रहे जब दुनिया से चले गए। अब इनका जो है ओनली ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका भी नहीं है, तो आप देख सकते हो। एक तो इनका जो इम्पोर्टेंट है, जो एक आध बार पेपर में आया है, आ सेशन ऑफ पोएट्स। इट्स अ पोएम, अ सेशन ऑफ पोएट्स, एक आध बार तो पेपर में ये पूछा गया है इनका। और दूसरा है एक और वाक आप इनका साइट कर सकते हो, दैट इज ओ फॉर ऑनेस्ट लव्स गोस्ट। ये एक वाक है इनका जो कभी कभी पूछा जा सकता है। तो बाकी कुछ ज़्यादा इनका बड़ा है नहीं नाम, जो सर जॉन सकलिंग है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज और वो हमारे अभी सकलिंग हो गया लवलेस, रिचर्ड लवलेस। द नेक्स्ट पोएट इज रिचर्ड लवलेस। इनका भी लाइफ स्पैन बड़ा नहीं रहा, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दैट इज
ये भी करीबन 40 ईयर्स के ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इनके 2-3 वाक्य हैं जो हमें नोट कर लेना चाहिए। द एल्थी फ्रॉम प्रिजन, द ग्रास हुपर, ये वाक जो है इनके इंपॉर्टेंट। एक आध वाक और इनका हो सकता है जो आप थोड़ा सा द लुकास्टा गेम ऑफ वॉर्स, ये भी थोड़ा सा आप कर सकते हो। तो ओनली 3 वर्क्स आर देयर जो यहाँ पर वर्थ मेंशन है, जिनको मेंशन करना चाहिए। और रिचर्ड लवलेस की यदि बात करें, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आता है, हु इज नॉट अ कैवेलियर पोइट। 3 डालेगा इनमें से और कोई एक अलग डाल देता है। मिल्टन को खासकर डालता है, पिछले एग्जाम्पल उठाकर देखोगे। मेटाफिजिकल के साथ भी ऐसा ही करता है। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए हु आर मेटाफिजिकल पोइट्स एंड हु आर कैवेलियर पोइट्स। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोइट है दैट इज, और नेक्स्ट हमारा पोइट रहेगा वो रहेगा रिचर्ड कोबेट। सारे माइनर ही पोइट हैं, ज़्यादा बड़े पोइट नहीं हैं, इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा नाम इनका नहीं है। और ये इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, ही वॉज द बिशप ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये बिशप थे, ऑक्सफोर्ड के बिशप थे। ये इनके बारे में फैक्ट है जो कभी कभी आ जाता है। और इनके 1-2 वाक्स हैं, फेरीज टू फेयरवेल, और एक आध और वाक इनका आप देख सकते हो दैट इज इसमें अ प्रॉपर न्यू बैलेड, एक वाक आप कंसीडर कर सकते हो। अ प्रॉपर न्यू बैलेड। इसके अलावा एक है इनका वाक गॉड अ मर्सी विल। तो ये रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट कोबेट थे हमारे। रॉबर्ट कोबेट नंबर 1 बिशप ऑक्सफोर्ड है, नंबर 2 अ फेरीज टू फेयरवेल है, उसके बाद आपका न्यू बैलेड है, और लास्ट है गॉड अ मर्सी विल, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और हमारे नेक्स्ट जो पोइट है दैट इज विलियम डेवनेंट। विलियम डेवनेंट की यदि बात करें, इनका भी कोई ज़्यादा सा कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है। एक चीज़ सिर्फ इनका देख सकते हो, एक पोएम है इनका कभी कभी आ जाता है, मार्क एंटनी। ये क्या है? इट्स अ पोएम। इसके अलावा कोई बड़ा सा कंट्रीब्यूशन इनका रहा नहीं है। तो ये अनदर कैवेलियर पोइट ही वॉज। द नेक्स्ट इज ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है, अब्राहम कोली। और इनका इम्पोर्टेंट होने के कई सारे रीज़न हैं। इनका लाइफ स्पेंड रहा 1618 to 67। नंबर 1 जो मेटाफिजिकल जो टर्म है दैट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन इन हिज लाइव्स ऑफ पोइट्स। और उसमें भी किस पोइट की लाइफ को डिस्कस करते हुए लिखते हैं, दैट इज अब्राहम कोली। एक तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये। दूसरा जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ओड को लेकर आई। ओड बाद में जॉन कीट्स पॉपुलराइज द जॉनरा ओड, लेकिन ये कोली थे, अब्राहम कोली थे जो शुरू में ओड्स वगैरह लिखते हैं। और इन्फ्लुएंस्ड बाय पिंडरिक ओड। ये पिंडर कौन है? पिंडर वो पहले इंसान थे जो पहली बार ओड लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्फ्लुएंस्ड बाय पिंडरिक ओड। पिंडरिक ओड लिखी है अब्राहम कोली ने, उसके लिए ही ज़्यादा फेमस अब्राहम कोली रहे हैं। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। ओड्स की बात करेंगे। एक इनका है कलेक्शन ऑफ पोएम्स है दैट इज द मिस्ट्रेस।
ये कलेक्शन ऑफ पोएम है और देखिए इसको डॉक्टर जॉनसन ने पसंद नहीं किया, इस वाक को। जो डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसाइज दिस वाक बाय अब्राहम कोली द मिस्ट्रेस, ये जो है याद आपने रखना है। एक और इनका जो है रिलीजियस पोएम्स रही हैं, दैट इज डेविड्स। ये क्या है, रिलीजियस पोएम्स हैं। इट इज ऑल्सो बाई कोली, तो कोली को हम एक तो ओड के लिए याद रखेंगे, दूसरा पहली बार मेटाफिजिकल जो टर्म आई है वो इनकी लाइफ में आई है, तो ये कई सारी चीजें हम याद रखेंगे। अब हमारा जो एक जो पोइट रहता है वो है एंड्रयू मार्वल। एंड्रयू मार्वल की यदि बात करें तो एंड्रयू मार्वल बेसिकली जो है वो एक ही पोएम के लिए जाने जाते हैं, जो बड़ी पोएम उनके, दैट इज टू हिज कोई मिस्ट्रेस। कौन सी के लिए जाने जाते हैं, टू हिज कोई मिस्ट्रेस। इनका जो लाइफ स्पैन रहा वो रहा 1621 टू 1678, टू हिज कोई मिस्ट्रेस। इससे बढ़िया कन्विंसिंग पोएम शायद ही मिले, और ये वो पोएम है जिसमें इंडियन गैंगीज का भी जिक्र आता है, इंडियन गैंगीज। तो हियर द लवर इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट जस्ट टू कन्विंस हिज बिलव्ड। और जो कार्पेडाइम की बात की थी, सीज ऑफ द डे की बात की थी, कन्विंसिंग की बात की थी, वो यहां पर लागू होती है टू हिज कोई मिस्ट्रेस। तो ये बहुत जबरदस्त है। तो इसके अलावा यहां पर जो इनका नेचर का जो सीनरी है, वो इवनिंग का जो सीन है, लवर एंड बिलव्ड दे आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नो ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर इज देयर, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। किस तरीके से सिंगिंग हो रही है वगैरह वगैरह, एजिटेशन को दूर करने की कोशिश पोइट कर रहा है। कुछ नेचर पोएम्स हैं इनकी, मोवर और बमुडाज, बोथ आर नेचर पोएम्स। लेकिन 90% यदि पूछा जाता है तो वो टू हिज कोई मिस्ट्रेस से ही पूछा जाता है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इनका एक है द फर्स्ट एनिवर्सरी डेडिकेटेड टू WC। WC यहां पर कौन है, सॉरी OC कौन है, ओलिवर क्रोमवेल। द फर्स्ट एनिवर्सरी डेडिकेटेड टू OC मतलब ओलिवर क्रोमवेल, ये भी इंपॉर्टेंट इनका वाक है। इसके बाद एक जो इनका वाक रह जाता है लॉन्ग पोएम, वो है दैट इज अपॉन एप्लेप्टन हाउस। अपॉन एप्लेप्टन हाउस, दैट्स अ वर्क बाय एंड्रयू मार्वल। तो ये एंड्रयू मार्वल की 2-3 चीजें आपने याद रखनी है, टू हिज कोई मिस्ट्रेस हो गया, मोवर हो गया, बमुडाज हो गया, फर्स्ट एनिवर्सरी डेडिकेटेड टू OC हो गया, और उसके बाद जो एप्लेप्टन की बात की, इट्स अ लॉन्ग पोएम बाय एंड्रयू मार्वल। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कैवलियर पोइट्स। इसके बाद हम 17th सेंचुरी का प्रोज नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।